मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज का हमारा न्यू टॉपिक है समाकलन इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7। ठीक, तो लास्ट वीडियो में आपने अवकलन और उसके अनुप्रयोग लगभग आपने फिनिश किए थे। ठीक, तो आज हम लेते हैं समाकलन। तो समाकलन होता क्या है, पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे आपने अवकलन पढ़ा था, क्या पढ़ा हुआ था, अवकलन डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ था। ठीक, अगर हमको कोई फलन y बराबर एफ एक्स दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस फलन का dy बाई डी एक्स अगर हम निकालते थे तो dy बाई डी एक्स निकाल के जो फलन आता था वो हमारा क्या बन जाता था, एफ डैश एक्स बनता था। तो ये जो प्रोसेस है dy बाई डी एक्स, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलन। इट मीन्स डिफरेंशिएशन। और किसी भी फलन का अवकलन करने के बाद जो हमारा एक न्यू फलन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलज, डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, अवकलन एक प्रोसेस है। अवकलन करने के बाद जो नया एक परिवर्तित फलन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। यह आपने लास्ट वीडियो में आपने कंप्लीट कर लिया था ना। ठीक, तो ऐसे ही जो समाकलन है वो भी हमारी क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, अब कैसी प्रोसेस है, तो यदि हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल एफ एक्स क्या है, कोई फलन है, y बराबर एफ एक्स हमारा क्या है, कोई फलन है। तो इस फलन का यदि आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। तो इस फलन का मैंने डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स, तो आपको अवकलज क्या मिल गया, एफ डैश एक्स मिल गया। ठीक है, क्लियर। अब समाकलन में होता क्या है, मेरे को एफ डैश एक्स दिया हुआ है। देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है। एफ डैश एक्स दिया है, इसका मतलब एफ डैश एक्स है क्या, ऊपर से देखिए एफ डैश एक्स क्या है, जो एफ एक्स फलन था उसका क्या है, अवकलज है। तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स फलन एफ एक्स का अवकलज है। जो एफ डैश एक्स है वो फलन एफ एक्स का क्या है, अवकलज है। अब मेरे को एफ डैश एक्स दिया हुआ है। अब आपसे कहा कि ये जो एफ डैश एक्स था यह किस फलन का अवकलज है। बात आई समझ में, क्या कहा मैंने कि आपको दिया क्या होगा, एफ डैश एक्स दिया होगा, दिया है। और क्वेश्चन क्या है, और आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा कि एफ डैश एक्स किस फलन का क्या है, अवकलज है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था कि एफ डैश एक्स आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा कि एफ डैश एक्स किस फलन का क्या है, अवकलज है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो समाकलन की प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, अवकलज दिया होगा और आपने क्या निकालना है, वह किस फलन का अवकलज है, अर्थात एफ एक्स को ज्ञात करना है। समझ में आया, बात समझ में आई। क्या हुआ कि एफ डैश एक्स दिया है और इस एफ डैश एक्स से आपने दोबारा किसको प्राप्त करना है, एफ एक्स को प्राप्त करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो किस फलन का अवकलज है, इसे निकालने की विधि को हम क्या कहते हैं, समाकलन। क्या कहते हैं, समाकलन। क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर, बात आई समझ में। ठीक, तो यहां पर हमने क्या चीज देखनी है कि जैसे अवकलन एक प्रोसेस है, अवकलन क्या है, एक प्रोसेस है, क्या निकालने की, एफ डैश एक्स, अर्थात किसी भी फलन का x के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा, अर्थात उस वक्र की, अर्थात अगर हमको y इक्वल एफ एक्स कोई फलन दिया हुआ है तो इस फलन का dy बाई डी एक्स निकालना भी क्या है, एक प्रोसेस है। अर्थात इस फलन की जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल निकालने की, अर्थात इस वक्र की टेंजेंट लाइन की क्या निकालने की, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की क्या है, एक प्रोसेस है। कौन, अवकलन। ऐसी हमको क्या है, जो समाकलन है वो है क्या, हमको अवकलज दिया है। क्या दिया हुआ है, अवकलज दिया हुआ है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है
और एफ डैश एक्स किस फलन का अवकलज है नी। तो इसे ज्ञात करने की जो प्रोसेस है नी, तो इस प्रोसेस को अर्थात इस प्रक्रिया को या इस विधि को हम क्या कहेंगे, इस विधि को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। क्लियर है, बात आ गई ना समझ में? ठीक, अर्थात जो समाकलन है, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रोसेस है। अवकलन की विपरीत, अवकलन की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। समझ में आ गए? अर्थात आपको अवकलज दिया हुआ है, आपको उस अवकलज से ही आपको निकालना है कि वो जो अवकलज आपको दिया हुआ है वो किस फलन का अवकलज है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। अर्थात विपरीत प्रक्रिया होगी, अर्थात समाकलन जो है वो अवकलन की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मेरे को दिया हुआ है साइन एक्स, है नी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है, माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। और मैंने आपसे पूछा कि जो माइनस साइन एक्स है इसको छुपा दिया आप, क्योंकि आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि माइनस साइन एक्स किस फलन का अवकलज है, तो आप सीधे सीधे उत्तर दे सकते हैं कि माइनस साइन एक्स किस फलन का अवकलज है, कॉस एक्स का अवकलज है। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स से दोबारा कॉस एक्स अगर हमको प्राप्त करना है तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे, समाकलन प्रोसेस अपनाएंगे। क्या, समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन करेंगे किसका, माइनस साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स। अर्थात समाकलन जो होगा वो जो अवकलन हुआ है उसका विपरीत प्रोसेस। ठीक है, अर्थात माइनस साइन एक्स से कॉस एक्स प्राप्त करने की जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं समाकलन का चिन्ह। समाकलन को हम वो जैसे आपने देखा होगा जैसे हम कोई फलन y बराबर एफ एक्स अगर दिया हुआ है तो इसका अवकलन के लिए हमारे पास बड़ा सिंबल थे, बहुत सारे सिंबल थे। तो इसके अवकलन के लिए हमने क्या किया था, डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते थे, इसके लिए हम क्या कहते थे, एफ डैश एक्स भी कहते थे, इसके लिए हम वाई डैश भी कहते थे, इसके लिए हम वाई वन भी कहते थे। ये सब के सब प्रोसेस क्या है, अवकलन के सिंबल हैं। ठीक, ऐसी समाकलन का सिंबल क्या होगा, ये देखिए, ये दिखा आपको, ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किस चीज का होगा, समाकलन। ये चिन्ह समाकलन को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये जो सिंबल है ये हमारा किसको इंडिकेट करेगा, समाकलन को इंडिकेट करेगा। ठीक, जैसे अवकलन जो था वो किसी चर के सापेक्ष होता था। अरे अगर आप किसी भी फलन का अवकलन निकालेंगे तो किसी चर के सापेक्ष होगा, तो ऐसे ही किसी फलन का जो समाकलन होगा वो भी किसी न किसी दिए गए चर के क्या होगा, सापेक्ष होगा। अगर मैं समाकलन किसी चर के सापेक्ष करूं, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं समाकलन x के सापेक्ष करूंगा तो समाकलन का चिन्ह ये आया, इसके आगे से क्या आ जाएगा, dx आ गया। ठीक है, समाकलन dx। अब यह किस फलन का निकलेगा, सपोज दैट ये मेरा fx का निकल गया। ठीक है, किसी कोई भी फलन मेरे को दिया हुआ है fx, तो उसका मेरे को समाकलन क्या है, करना है। ठीक है, तो उसका सिंबल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx का dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। इट मीन्स फलन, इसको अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे, फलन fx का x के सापेक्ष क्या हुआ, समाकलन हुआ। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, अगर हम कहें फलन fx का x के सापेक्ष समाकलन कहें ना, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिक, इंटीग्रेशन ऑफ fx का dx, fx ऑफ dx। क्लियर, बस क्लियर हो गया। ठीक, अब जैसे आपने पीछे पढ़ा, इसको नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, ये जो अपने डेफिनेशन लिखी है इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा, जैसे हम किसी भी फलन का, जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, इसको हम एफ डैश एक्स लिखते हैं ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक प्रोसेस है।
डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, अर्थात अवकलन कहते हैं ना। ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का डी एक्स क्या है, एक प्रोसेस है। ऐसे ये जो मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का डी एक्स, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स, तो जो एफ डैश एक्स आया हुआ है ये मेरा क्या होता है, अवकलज होता है, जिसको आप डेरिवेटिव कहते हैं। तो ऐसे ही किसी भी फलन का जो समाकलन करोगे आप, किसी फलन का समाकलन करने के पश्चात प्राप्त फलन क्या कहलाएगा, यहाँ पर बताइए। किसी भी फलन का समाकलन करने के पश्चात प्राप्त फलन हमारा क्या कहलाएगा, समाकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समाकल। क्या कहेंगे, अगर आप किसी भी फलन का समाकलन करेंगे और समाकलन करने के बाद जो नया फलन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, समाकल कहेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। क्या कहेंगे, इंटीग्रल कहेंगे। ठीक है, जिस फलन का इसको भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जिस फलन का समाकलन होगा, जिस फलन का समाकलन होता है उसे क्या कहते हैं हम, देखिए जैसे यहां पर हम किस फलन का समाकलन कर रहे हैं, एफ एक्स का समाकलन कर रहे हैं ना, तो एफ एक्स क्या कहलाएगा, समाकल्य कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, समाकल्य कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, समाकल्य। इसको हम कहते हैं इंटीग्रांट। क्या कहते हैं, इंटीग्रांट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इनको नोट करेंगे। ठीक है, जिस फलन का आप कलन करोगे उसे हम क्या कहेंगे, समाकल्य कहेंगे, अर्थात एफ एक्स मेरा क्या है, समाकल्य है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का डी एक्स, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, समाकलन है। अब इस प्रोसेस को करने के बाद जो मेरा एक नया फलन हमको मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, समाकल कहेंगे, अर्थात इंटीग्रल कहेंगे। क्लियर होगी बात। ठीक, इसको आप एक बार नोट करेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा एक प्रोसेस पर आते हैं, ध्यान से इसको एक बार समझेंगे। ठीक है, अब आपको पता तो चल गया है कि समाकलन जो है बिल्कुल अवकलन का क्या है, विपरीत है। ठीक, अब देखिए जैसे मेरे को दिया हुआ है डी वाई इक्वल एफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एक फलन है, एक क्या है, फलन है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया, मेरा एफ डैश एक्स हो गया। ठीक हो गया। इस एफ डैश एक्स का से मेरे को दोबारा क्या निकालना है, एफ एक्स प्राप्त करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का डी एक्स, क्यों, इस एफ डैश एक्स का यदि मैं क्या करूंगा, समाकलन करूंगा, तो मेरे को दोबारा क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिलेगा, क्योंकि उसकी एक विपरीत प्रोसेस है, उसके अपोजिट प्रोसेस कोई हम क्या कह रहे हैं, समाकलन कह रहे हैं। तो इक्वल मेरे को क्या मिलेगा, एफ एक्स मिल गया ना। तो इस प्रोसेस से देखिए एफ डैश एक्स मेरा अवकलज है, इस अवकलज का मैंने क्या किया, समाकलन किया, तो मेरे को दोबारा क्या मिल गया, एफ एक्स फलन मिल गया। क्लियर। अब हमारा क्या प्रोसेस आएगी, फिर इसको एक बार और समझे। यदि y इक्वल एफ एक्स प्लस सी एक फलन है, एक क्या है, फलन है, तो यहां पर dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, एफ एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो गया। तो c का अवकलन क्या हो गया, 0 हो गया, c का अवकलन 0। तो इसका मतलब यहां पर यदि मैं एफ डैश एक्स का फिर से समाकलन करूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का dx निकालूं तो फिर से क्या आना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए। ये तो हमने ऊपर लिख दिया, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का dx इक्वल क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। बट ये c तो आया ही नहीं, बताइए ये c कैसे आएगा, बड़ी समस्या होगी ना, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि c जो था यहाँ पर तो वेरिएबल था, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का अवकलन 0 था ना। तो इस c को वापस लाने के लिए समाकलन में क्या जोड़ा जाता है, c जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, c। इस c को हम कहते हैं
समाकल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकल स्थिरांक, अर्थात इंटीग्रल कांस्टेंट। सी जो होता है वो क्या कहलाता है? समाकल स्थिरांक कहलाता है। क्यों? क्योंकि अवकलन करने पर बहुत सारे जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका अवकलन 0 हो जाता है। तो उन अवकलन उस सी कांस्टेंट वैल्यू को वापस लाने के लिए हर फलन के समाकलन में किसको जोड़ा जाता है? सी को जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है ना। और इस प्रकार का जो समाकलन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चित समाकलन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन इसको क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? सोचो थोड़ा। अनिश्चित समाकलन क्यों कहते हैं? देखिए, सबसे मेन चीज है, अगर मैं y इक्वल एफ एक्स प्लस 2 लिख दूं तो इसका अवकलज क्या होगा? एफ डैश एक्स। अगर मैं y इक्वल इसी को हटा के अगर मैं y इक्वल लिख दूं एफ एक्स माइनस 2 लिख दूं, इसका समाकलन भी क्या होगा? एफ डैश एक्स। अगर मैं लिख दूं y इक्वल एफ एक्स प्लस 11 लिख दूं तो इसका अवकलज भी क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स ही होगा ना। तो इस एफ एक्स का जो समाकलन करके मेरे को इन फलनों को दोबारा वापस लाना है। एफ एक्स प्लस 2 को भी वापस करना है, एफ एक्स माइनस 2 को भी वापस करना है, एफ एक्स प्लस 11 को भी वापस करना है ना। तो इसके लिए इसका मैंने समाकलन किया बट हमको पता था कि एफ एक्स का जो डी एक्स एफ एक्स का अगर एफ डैश एक्स का यदि मैं समाकलन करूंगा तो मेरे को केवल और केवल क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा। तो एक कांस्टेंट वेरिएबल 2 माइनस 2 11 ये कब मिलेंगे? तो इसको वापस लाने के लिए हम क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं, क्योंकि सी जो होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? इस प्रकार के फैमिली ऑफ कर्व को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? वक्रों का एक समूह बनाएगा। अर्थात एक बार ग्राफ पर आते हैं, ठीक है, और ध्यान से इसको एक बार फिर समझते हैं। ठीक, अगर सपोज दैट मेरे को यहां पर एक स्पर्श रेखा दे रखी है, ठीक है, एक दूसरी स्पर्श रेखा दे रखी है, दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, एक तीसरी स्पर्श रेखा दे रखी है, एक चौथी स्पर्श रेखा दे रखी है। तो एक चीज बताइए, इस ग्राफ को देख के क्या ये चारों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर हैं कि नहीं है? अर्थात यहां पर डी वाई बाई डी एक्स सबका क्या है? सेम है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सबका क्या आया है? एफ डैश एक्स आया है। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आया है ना। तो इन सब का डी वाई बाई डी एक्स क्या आया हुआ है? एफ डैश एक्स। अर्थात इक्वल हमारा क्या मिला हुआ है? स्लोप मिला हुआ है। अर्थात जो ये रेखाएं मिली हैं, इन सारी की सारी स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं किसी न किसी क्या होंगी? वक्र की होंगी। तो इन सारे वक्रों की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। अब मेरे को निकालना है कि जो एफ डैश एक्स आया है, क्योंकि मैं जिसका ज्यामितीय निरूपण बता रहा हूं, ये क्या है? इसका ज्यामितीय रूप से हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो एफ डैश एक्स आया है, अब मेरे को ज्ञात करना है कि एफ डैश एक्स किन किन वक्रों की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एफ डैश एक्स इस वक्र की भी स्पर्श रेखा हो सकती है, देखिए हो सकती है, इस प्रकार के वक्र की भी हो सकती है, इस वक्र की भी हो सकती है, ये इस वक्र की भी हो सकती है, ये। तो इसका मतलब ये जो एफ डैश एक्स हैं वो इस प्रकार के वक्रों की क्या बनेंगी? अलग अलग प्रकार के वक्रों की क्या बन रही हैं? स्पर्श रेखाएं हो रही हैं। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला वक्र होगा ये क्या होगा? एफ एक्स होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स, अरे एफ एक्स तो वक्र होगा, एफ एक्स वक्र की क्या होगी? स्पर्श रेखा एफ डैश एक्स होगी। तो इसका मतलब ये एफ एक्स है, बट एफ एक्स प्लस क्या कह देंगे? इसको हम सी कह देंगे। इस दूसरे वाले वक्र को क्या कह दिया? इसको C1 कह दिया। इस वाले वक्र को क्या कह दिया? एफ एक्स प्लस C2 कह दिया। तीसरे वाले वक्र को क्या कह दिया? एफ एक्स प्लस C3 कह दिया। चौथे वाले वक्र को क्या कह दिया? एफ एक्स प्लस C4 कह दिया। क्योंकि इनमें क्या होगा? क्योंकि एफ एक्स प्लस C1 का मतलब क्या हुआ कि ये वक्र किसको इंडिकेट करेगा? अरे इसका जो C होता है वो अंतःखंड होगा। अरे वाई एक्स को जिस दूरी पर काटेगा वही तो C1 होगा। क्यों? इसने वाई एक्स को कितनी दूरी पर काटा है? C1 दूरी पर। इस वक्र ने वाई एक्स को C3 दूरी पर, C2 दूरी पर काटा है। इसने वाई एक्स को C3 दूरी पर काटा है। इस वक्र ने वाई एक्स को C4 दूरी पर काटा है, ठीक है। तो अलग अलग वक्रों की क्या निकल रही है? मेरी स्पर्श रेखाएं निकली हुई हैं, और ये सारी की सारी स्पर्श रेखाओं की ढाल आपस में अर्थात डी वाई बाई डी एक्स क्या था? समान था। तो इस डी वाई बाई डी एक्स की सहायता से मैंने ये सारे के सारे वक्र निकालने हैं। पहला वक्र भी निकालना है, दूसरा वक्र भी निकालना है, तीसरा भी निकालना है और चौथा भी वक्र निकालना है।
निकालना है। तो अगर इसके लिए मैंने क्या किया, इस एफ डैश एक्स का क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का डीएक्स किया, तो इक्वल क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, प्लस इन सारे C1 C2 C3 C4 इन सब को इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का डीएक्स इक्वल क्या लिख दिया, एफ एक्स प्लस सी लिख दिया। क्योंकि सी यहाँ पर एक क्या है, समाकल स्थिरांक है, ठीक है। और समाकल स्थिरांक क्या करेगा, ये हमारे अलग अलग क्या होंगे, कर्व को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। जैसे जैसे C1 की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे मेरे को क्या निकलेंगे, वक्रों के अलग अलग क्या निकलेंगे, परिवार निकलेंगे। अर्थात इस परिवार के जितने भी वक्र होंगे, समझ में आ गया, एफ एक्स प्लस सी परिवार के जितने भी वक्र होंगे, एफ एक्स प्लस C1, एफ एक्स प्लस C2, एफ एक्स प्लस C3, एफ एक्स प्लस 4, इस परिवार के जितने भी और वक्र आगे को और बनेंगे, उन सारे के सारे वक्रों की स्पर्श रेखा जो होगी वो क्या होगी, एफ डैश एक्स होगी, ठीक है। फिर हमने उल्टा प्रोसेस निकाला, अर्थात ऐसे वक्र निकाले जिनकी स्पर्श रेखाएं क्या हो, एफ डैश एक्स हो। अब मैं उल्टा कह रहा हूं कि हमने ऐसे वक्र ज्ञात करने हैं जिनकी स्पर्श रेखा की ढाल क्या है, एफ डैश एक्स है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो फलन दिया हुआ था इसका मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन किया। तो मेरे को ऐसे परिवार के सारे वक्रों का क्या निकल गया, परिवार हमको मिल गया। वो परिवार क्या कहलाया, एफ एक्स प्लस सी कहलाया, अर्थात फैमिली ऑफ कर्व मिल गया। तो ये क्या है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अनिश्चित समाकलन का मतलब ये एक फिक्स वैल्यू नहीं देगा, ये एक फिक्स, आपको एक फिक्स फलन बना के दे रहा है, नहीं दे रहा, बल्कि प्लस सी जुड़ने से क्या हो गया, आपके फंक्शन क्या होते रहे, अलग अलग बनते रहे। जैसे C1 की वैल्यू चेंज होगी तो एक वक्र मिल गया, इस निश्चित है, नहीं है। C की वैल्यू अगर 1 हो गई तो अलग फंक्शन मिलेगा, C की वैल्यू 2 हो गई तो अलग फंक्शन मिलेगा, -1 हो गई तो अलग फंक्शन मिलेगा, 11 हो गई तो अलग फंक्शन मिलेगा। तो इसलिए ये एक फिक्स वैल्यू को हमको नहीं इंडिकेट करेगा, बल्कि क्या देगा, फैमिली ऑफ कर्व, अर्थात बहुत सारे वक्रों का क्या दे देगा, एक समूह हमको प्रदान करेगा। तो ये हमारा क्या है, एक समाकलन का ज्यामितीय निरूपण है, और जिसके द्वारा हम उसको ज्योमेट्रिकली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं, ठीक। और सी क्यों जोड़ा जाता है ये पता चल गया, क्योंकि सी जो होगा वो क्या करता है, क्योंकि अवकलन करने में जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को वापस लाने के लिए हम उसमें किसी भी फलन के समाकलन में किसको जोड़ा जाता है, सी को जोड़ते हैं, जो क्या कहलाता है, समाकल स्थिरांक कहलाता है, ठीक। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन, ठीक है, क्योंकि आपने अवकलन पढ़े हुए थे। तो हेडिंग है कुछ फलनों के समाकलन, ठीक। अब ध्यानपूर्वक एक बार समझेंगे, ठीक है। तो पहला मेरा समाकलन है, आपने पढ़ा था d/dx ऑफ x इक्वल क्या होता है, 1 होता है। d/dx ऑफ x इक्वल क्या हुआ, 1, ठीक है। अगर मैं कहूं d/dx ऑफ x प्लस 1 कहूं तो ये भी क्या हुआ, 1 हुआ। अगर मैं आपसे कहूं d/dx ऑफ x प्लस 2 कहूं तो इसकी वैल्यू भी क्या हुई, 1 ही तो हुई। इन सब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब मेरे को इस 1 से पता करना है कि 1 किस फलन का अवकलज था नहीं था। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस लगाऊंगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अर्थात 1 का x के सापेक्ष यदि मैं समाकलन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x मिलेगा। बट यहाँ पर 1 2 ये x प्लस 1 का भी तो 1 हो रहा, x प्लस 2 का भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा। तो इन 1 और 2 को भी तो वापस लाना है। तो इसके लिए समाकलन के पीछे से अनिश्चित समाकलन में हमेशा क्या जोड़ा जाएगा, c जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, c, क्योंकि c जोड़ने से ये हमारे क्या निकाल देगा, ऐसे वक्रों का समूह निकालेगा जिनका अवकलज क्या होता है, 1 होता है। तो क्लियर, समझ में आ गया c क्यों जोड़ रहे हो, ठीक। तो इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आता हूं दूसरा फॉर्मूला, d/dx ऑफ, आपने पढ़ा हुआ था x की पावर, देखिए यहां पर लिखाता हूं, ठीक है। d/dx ऑफ x की पावर n का अवकलन आपने पढ़ा हुआ था ना। तो इसका अवकलन क्या था बताइए जल्दी, इसका अवकलन पढ़ा होगा, x की पावर n, नहीं n इंटू एक्स की, यहां पर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक। आपने पढ़ा था d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल n इंटू एक्स की पावर n-1 पढ़ा था ना, पढ़ा हुआ था। अगर मैं इस फलन का समाकलन करूं,
इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन का अगर मैं dx करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, x की पावर n प्लस सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, c एक कांस्टेंट वैल्यू है, मिलेगा ना। तो यहाँ से अगर मैं n कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आ गया, जैसे अवकलन करने में कांस्टेंट आगे आ जाते हैं, ऐसे ही समाकलन करने में कांस्टेंट टर्म भी कहाँ आते हैं, इंटीग्रेशन से आगे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल फंक्शन को देखना है। ठीक, तो n जो चले गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस वन का dx इक्वल क्या हो गया, x की पावर n अपॉन n प्लस c अपॉन n हो गया। इसको मैं c1 कह देता हूँ, c1 अपॉन क्या हो गया, n हो गया। ठीक, अब c1 अपॉन n को मैं फिर से एक c कह देता हूँ, देखो क्योंकि c1 एक कांस्टेंट है, n एक कांस्टेंट है, तो c1 अपॉन n भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस वन का dx इक्वल x की पावर n अपॉन n प्लस क्या हो गया, c, क्योंकि ये वैल्यू को मैंने क्या कह दिया, एक नया कांस्टेंट आ गया, c आ गया। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको नोट करना, लग रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट, मैंने यहां पर इस, देखिए फॉर्मूला तो बन गया ना, लेकिन इसको नोट करना बड़ा टिपिकल हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं अवकलन के लिए। ठीक है, आपने अवकलन पढ़ा था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का अवकलन कीजिए, तो क्या आएगा बताइए, इसका अवकलन करके बताइए क्या आएगा जल्दी, इक्वल हो जाएगा, बताइए, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, अरे n प्लस वन कॉन्स्टेंट तो आ गया, x की पावर n प्लस वन का n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन क्या हो गया, x की पावर n, तो n प्लस वन से n प्लस वन कट गया तो क्या आ गया, x की पावर n, मिल गया ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का dx इक्वल क्या हो जाएगा, बताइए, x की पावर n का dx हमारा समाकलन क्या बनेगा, बताइए, अरे यही फलन तो वापस आएगा, तो इक्वल क्या बन गया, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस क्या हो गया, c हो गया। क्लियर, नोट हो गया ना। ठीक, अब तीसरा प्रोसेस है, आपने पढ़ा हुआ था d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल, हमने क्या पढ़ा हुआ था, कॉस एक्स पढ़ा हुआ था। इसलिए अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का dx करूं तो कॉस एक्स का अगर मैं x के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो हमको क्या मिलना चाहिए, साइन एक्स मिलना चाहिए, साइन एक्स प्लस क्या होगा, c हो सकता है, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 भी तो हो सकता है, तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा और 5 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो इस 5 को वापस लाने के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं, c जोड़ रहे हैं। इसी अनिश्चित समाकलन में हर जगह पर क्या होता रहेगा, आपका ऑटोमेटिक जुड़ते रहेगा, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म को वापस लाने के लिए लिखा होता है, और जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा ऑटोमेटिक उसमें c की वैल्यू कैलकुलेशन में क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक, फोर्थ स्टेप आते हैं, आपने पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल क्या पढ़ा हुआ था, माइनस ऑफ साइन एक्स पढ़ा था ना, पढ़ा था। तो यहां पर हम माइनस का नहीं करते हैं, हम यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स का कर देते हैं। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इक्वल क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का dx इक्वल क्या हो जाएगा, अरे वापस माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, तो माइनस ऑफ क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस क्या आ गया, c आ गया। ठीक, ऐसी फिफ्थ पार्ट क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स आपने पढ़ा हुआ था, इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का dx इक्वल क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, टेन एक्स, टेन एक्स का प्लस क्या हो गया, c हो गया। ठीक, तो इनको नोट भी करते रहेंगे, ठीक है, पॉज करते हुए नोट भी करेंगे। ठीक, चलिए कितने हो गए, फिफ्थ फॉर्मूले हो गए ना। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला नंबर सिक्स्थ। ऐसी बताइए, d बाई डी एक्स ऑफ आपने कॉट एक्स पढ़ा हुआ था, इक्वल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है नहीं। अब इस माइनस को हटा के मैं यहां लिख देता हूं, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स इक्वल क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का dx इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या आना चाहिए, माइनस कॉट एक्स आना चाहिए, माइनस ऑफ क्या हो गया, कॉट एक्स। ठीक, ऐसी सेवन पार्ट बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ आपने पढ़ा हुआ था सेक एक्स का समाकलन पढ़ा था, तो क्या होता है सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है,
इसलिए अगर मैं sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, ये sec x इंटू टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या मिलेगा? दोबारा sec x मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवकलन की एक विपरीत प्रोसेस है, अवकलन की विपरीत प्रोसेस है, तो हम इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी फलन के अवकलन, देखो समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं, क्योंकि समाकलन जो है वो अवकलन का बिल्कुल क्या है? विलोम है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रति अवकलज, एंटी डिफरेंशिएट, एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अर्थात अवकलन की विपरीत प्रोसेस क्या है? प्रति अवकलज, अर्थात समाकलन है। ठीक, क्लियर? तो इनको नोट करेंगे। ठीक, इसके अलावा sec x हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा? 8th आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल क्या होता है? माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हुआ। अब यहां से मैंने माइनस हटा के यहां ले लिया, तो माइनस कॉसेक एक्स का समाकलन प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस क्या जोड़ते रहेंगे? सी। ये प्लस सी सब में लिखते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि प्लस सी जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म को वापस लाने के लिए होता है। कांस्टेंट टर्म है या नहीं, आपको कोई सपना थोड़ा हो रहा है? सपना होगा? नहीं होगा। इसलिए हो सकता है इसके पीछे से कोई कांस्टेंट टर्म रहा हो सकता है ना। ठीक, ऐसी 9th फॉर्मूला आएंगे, आपने पढ़ा हुआ था डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल क्या था? ई की पावर एक्स था। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का डी एक्स इक्वल फिर से क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स प्लस क्या आ जाएगा? सी। अरे अगर मैं कहूँ ई की पावर एक्स प्लस 5 का अवकलन करें तो क्या आएगा? ई की पावर एक्स ही तो आएगा। तो इस 5 को वापस लाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? सी जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म उसके साथ रहा है। ठीक, 10th फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, आपने पढ़ा हुआ था। इक्वल क्या आया था? 1/x। ये ई बेस में है, ठीक है? ई बेस लॉग एक्स। ठीक, अब ई बेस नहीं लिखते हैं, कोई भी बेस नहीं है, तो कौन सा बेस हुआ? नेचुरल बेस हुआ। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का dx इक्वल क्या हो जाएगा? log x प्लस सी हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल गया होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का dx लिखा है तो हम इसको ऐसा क्यों नहीं लिख देते हैं? x की पावर -1 का dx लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का dx का फॉर्मूला लगा लेंगे, x की पावर n+1/n+1 लगा देंगे। सोच रहे होंगे ना? तो एक बार लगा के देखिए क्या होगा? x की पावर -1+1/-1+1, तो इक्वल x की पावर कितना हो गया? 0/0 इक्वल 1/0 आ गया। 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है कि 1 log x का अवकलन यदि 1/x है तो 1/x का समाकलन भी क्या होगा? log x होगा। ठीक, अब आते हैं इसके अलावा 11th फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है फिर से, डी बाई डी एक्स ऑफ, वो इन्वर्स फलन में आते हैं। साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 1/√(1 - x² होता है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x² का dx इक्वल क्या हो जाएगा? बताइए, इसका अगर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ऐसी अगर मैं 12वां फॉर्मूला आऊंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा? माइनस ऑफ 1/√(1 - x², 1 ही हुआ। ठीक है, अब ये माइनस साइन को यहां से हटा के मैं यहां ले लेता हूं, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/√(1 - x² आ गया। तो इसका मतलब सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x² का dx इक्वल फिर से क्या आ जाएगा? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आ गया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे इसका भी समाकलन, अर्थात एक ही फलन के 2 समाकलन आ गए हैं, तो इसलिए गलत हो गई प्रोसेस। बल्कि गलत नहीं हुई, क्योंकि समाकलन किसी भी फलन का हमेशा क्या होता है? कि यूनिक होता है, क्योंकि अवकलन एक यूनिक वैल्यू है,
क्योंकि आपने पढ़ा होगा वो क्या था, किस फलन का अवकलन का अस्तित्व होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अवकलज सेम आता है, तो अवकलज एक यूनिक वैल्यू है, तो ऐसे ही समाकलन भी क्या होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये फलन कहीं ना कहीं सॉल्व होके ये फलन देगा, या ये फलन कहीं ना कहीं सॉल्व होके क्या देगा, ऊपर वाला फलन देगा। ठीक है, तो एक बार चेक करके दिखाते हैं कि दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं बल्कि क्या है, सेम है। इनको नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखिए क्या होगा, ये आया ना, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आया है, और ऊपर वाले में क्या आया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस ये आया हुआ है ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब मैं इन दोनों को सेम दिखाता हूँ। ठीक है, इससे इसको निकालता हूँ। देखो कैसे, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 था, तो साइन इनवर्स को कॉस एक्स में कैसे लिखेंगे, ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो गया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो इसको मैंने चेंज किया तो क्या मिल गया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या हो गया, सी। अब एक ही बताइए, π/2 कांस्टेंट है और सी भी क्या है, एक कांस्टेंट है। अरे π/2 एक कांस्टेंट चर राशि है और सी भी क्या है, एक चर राशि है, समाकल स्थिरांक कहते हैं ना इसको। तो π/2 और सी यदि कांस्टेंट है तो मेरे को पता है कि अगर आप दो कांस्टेंट इकाइयों को यदि आपस में जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा। तो आपको पता है कि π/2 प्लस सी इक्वल एक नया कांस्टेंट मेरा डी आ गया। तो इक्वल क्या आ गया, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या बन गया, डी बन गया। देखिए, तो वही तो ये भी आया है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब सी को डी कहो या डी को सी कहो, बात एक ही है, सी कांस्टेंट है तो डी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए दोनों समाकलन अलग अलग नहीं बल्कि क्या है, एक ही है। ठीक, चलिए कौन सा हो गया, 12th हो गया ना। अब आते हैं 13 समाकलन, डी बाई डी एक्स ऑफ, आपने पढ़ा होगा 10x, 10 इनवर्स x इक्वल पढ़ा हुआ था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 10 इनवर्स x मिलना चाहिए। तो 10 इनवर्स x प्लस क्या हो गया, c हो गया। ठीक, ये फॉर्मूले डेरिवेट नहीं होंगे बल्कि अवकलन क्या, अरे इसका अवकलन यदि ये है तो इसका समाकलन ये हुआ, समझ में आया, क्योंकि अवकलन का विपरीत प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है, उसको अरे इस साइन इनवर्स एक्स का अवकलन किया तो 1/√1 - एक्स स्क्वायर आया, और इसका इंटीग्रेशन करके मैं किया तो मेरे को ये मिल गया, क्योंकि अवकलन, क्योंकि जो समाकलन है अवकलन का बिल्कुल क्या है, रिवर्स है, ये उल्टा, ये उल्टा, इधर को करेंगे तो डी बाई डी एक्स, इधर को करेंगे तो इंटीग्रेशन, भाई एक सिंबल है, एक प्रोसेस है। ठीक, चलिए अब आते हैं 14, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, तो इधर का माइनस हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि सेम है, कैसे, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है। ठीक है, उससे आप इन दोनों को क्या दिखा सकते हैं, सेम दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए अब आता हूँ 15, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1/x रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर, तो यही तो था, नहीं सॉरी, 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। सो मैं क्या कहूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का dx इक्वल क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस क्या हो गया, c हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से एक लास्ट लेते हैं, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले बना के ले रहे हैं ना हम, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 हुआ, तो ये माइनस साइन को मैं इधर ले लेता हूँ, क्यों, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल ये हो जाएगा ना, ये माइनस है। ठीक है, तो इसका समाकलन यदि मैं करूँगा तो क्या आएगा, 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलना चाहिए, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस क्या मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए। क्लियर,
ठीक, ऐसे मेरे को एक चीज़ बताओ, एक और फॉर्मूला ले लेते हैं 16, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स बराबर होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। कैसे निकला था, याद है फॉर्मूला? ये इसका समाकलन हम कैसे करते हैं, कुछ याद आया, पता है? अरे ऐसे, लेट y इक्वल ए की पावर x, तो लॉग लोगे तो लॉग y इक्वल क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग ए हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल x का डिफरेंशिएशन 1, लॉग ए कॉन्स्टेंट है तो आगे आ गया, लॉग ए कॉन्स्टेंट है आगे आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब ये y को मल्टीप्लाई करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग ए, और y की वैल्यू क्या है, ए टू दी पावर ऑफ x इक्वल आ गया ए टू दी पावर ऑफ x इंटू लॉग ए आ गया। क्लियर? तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ए टू दी पावर ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर ऑफ x बराबर हुआ ए टू दी पावर ऑफ x इंटू लॉग ए हुआ ना। तो इस लॉग ए को मैं अपॉन में डाल देता हूँ इधर, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, अरे लॉग ए कांस्टेंट है तो 1 लॉग ए तो आगे आ गया, ठीक है। ए टू दी पावर ऑफ एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, ए टू दी पावर ऑफ एक्स इंटू लॉग ए आ गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, तो क्या आया इसका इंटीग्रेशन, ए टू दी पावर ऑफ एक्स आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार से यदि मैं इसका समाकलन करूं, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर डी एक्स का समाकलन करूं, है नहीं, जहां पर ए जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट इकाई है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे कुछ क्या थे, समाकलन के बेसिक फॉर्मूले थे, जो केवल और केवल हमने कहाँ से निकाले हैं, अवकलजों के विलोम से निकाले हैं। ये बेसिक फॉर्मूले अवकलन के थे, इनको मैंने रिवर्स में लिख दिया तो किसके फॉर्मूले बन गए, समाकलन के फॉर्मूले बन गए। तो इन फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से आपने क्या करना है, नोट करना है, और बिल्कुल याद होने हैं फॉर्मूले, क्यों, क्योंकि इन्हीं का यूज करके आपने क्या करना है, फलनों का समाकलन निकालना है, ठीक। चलिए अब आते हैं कुछ, थोड़ी सी एक प्रोसेस आते हैं, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा हुआ था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स बराबर क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये फलनों का क्या है, बीजगणित है, इसको भी नोट कर लेंगे नंबर देके, ठीक है। उसी के नीचे से नंबर दे दीजिए, जो भी नंबर है, ठीक है, उसमें नंबर आप दे देंगे, ठीक। तो ये आपने पढ़ा हुआ था, अब मेरे को इससे ये वापस लाना है, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अतः इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स का डी एक्स बराबर, अब दो फलन अलग अलग है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते थे ना। अरे देखिए कैसे, यहाँ पर समझेंगे एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ हमने क्या किया, एफ एक्स किया, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या किया, जी एक्स, क्या किया, जी एक्स किया, तो बराबर मेरे को क्या मिल जाता था, एफ डैश एक्स प्लस क्या मिल गया, जी डैश एक्स मिल गया। अब मैंने इस फलन का समाकलन करके ये फलन लाना है, तो मेरे को इसका मतलब ये स्टेप से गुजरना पड़ेगा ना। तो इस स्टेप से गुजरने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का डी एक्स अलग हो गया, देखिए, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स का डी एक्स। क्लियर? कोई टफ है? तो इसका मतलब इस फलन से यदि मेरे को ये फलन बनाना है तो मेरे को बीच वाला ये स्टेप ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होगी, समझ में आए? जैसे इसको इससे ये प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना पड़ा, अवकलन को बांटना पड़ा, ऐसी इस समाकलन से इस अवकलज फलन तक पहुंचना है, इस अवकलज से इस फलन तक पहुंचना है, तो ये स्टेप से गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा, बिल्कुल रिवर्स स्टेप करेंगे ना, क्योंकि उसका प्रति अवकलज है वो, बिल्कुल उल्टे स्टेप आएंगे इसमें, अवकलन के उल्टे स्टेप करोगे तो आपको वही फलन मिल जाएगा जिसका अवकलन आपने निकाला था, ठीक। तो ये स्टेप करना पड़ा, तो इस स्टेप को करने के लिए हमने क्या किया, इस फलन का क्या किया, समाकलन कर दिया,
बहुत इजी सा प्रोसेस हो गया। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएशन योग और अंतर पर डायरेक्ट बढ़ जाते हैं तो समाकलन भी योग और अंतर पर केवल और केवल क्या होगा, डायरेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, गुणनफल और भागफल के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, दो फलनों का आप पढ़ते थे ना अंश बट्टा हर वाला, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी ना, तो ऐसे ही यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल के समाकलन के लिए अभी कोई फॉर्मूला नहीं है। दो फलन के अंश बट्टा हर वाले फलनों के समाकलन करने के लिए यहाँ पर अभी भी कोई भी फॉर्मूला आपके पास मौजूद नहीं है। केवल कौन सा फॉर्मूला है, ओनली एंड ओनली वन आपकी इसकी क्या है, एक बीजगणित है। डायरेक्ट योग और अंतर पर समाकलन क्या हो जाता है, बट जाता है। ठीक, तो ये आपके समाकलन का एक बेसिक फंडा था, तो इसको आपने नोट करना है। ठीक है, ठीक।